साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली, होलिस्टिक अप्रोच लिया, इंक्लूसिव अप्रोच लिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया। हमारे यहां भाषा और व्याकरण के क्षेत्रों को पाणिनि जैसे ऋषियों ने समृद्ध किया। योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे हैं। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया। उनकी प्रतिष्ठा एक ऋषि से जरा भी कम नहीं थी। विज्ञान के क्षेत्र में तो कणाद और बरामीर जैसे लेकर के चरक और सुश्रुत तक अनगिनत नाम है। जब स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके भीतर आत्मविश्वास कितना गजब का होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया। और मैं कहूंगा कि ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है। परोपकारिणी सभा की स्थापना तो महर्षि जी ने खुद ने की थी। ये संस्था आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है।
कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, स्वामी श्रद्धानंद ट्रस्ट हो, यंग महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट हो, इन संस्थानों ने राष्ट्र के लिए समर्पित कितने ही युवाओं को गढ़ा है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी से प्रेरित विभिन्न संस्थाएं गरीब बच्चों की सेवा के लिए, उनके भविष्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। और ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। मुझे याद है, अभी जब हम टीवी पर तुर्की के भूकंप के दृश्य देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा होती है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, पिछली शताब्दी का भयंकर भूकंप था, उस समय जीवन प्रभात ट्रस्ट के सामाजिक कार्य और राहत बचाव में उसकी भूमिका वो तो मैंने खुद ने देखा है। सब महर्षि जी की प्रेरणा से काम करते थे। जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशाल वट वृक्ष के रूप में आज पूरी मानवता को छाया दे रहा है। साथियों, स्वामी दयानंद जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था। स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया था, आखिर परिपक्व कौन होता है? आप किसको परिपक्व कहेंगे? स्वामी जी का कहना था, और बहुत ही मार्मिक है, महर्षि जी ने कहा था, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरलता से उन्होंने कितनी गंभीर बात कह दी थी। उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनौतियों का समाधान देता है। अब जैसे इसे पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसे शब्दों जन्म भी नहीं लिया था, उन शब्दों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके भीतर महर्षि जी के मन में ये बोध कहां से आया? इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी ऋचाएं। सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही सूक्त प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित है। स्वामी जी ने वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था। उनके सार्वभौमिक संदेशों को उन्होंने अपने कालखंड में विस्तार दिया था। महर्षि जी वेदों के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे। इसलिए उनका बोध अपने समय से बहुत आगे का था। भाई और बहनों, आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है तो महर्षि जी का दिखाया मार्ग भारत के प्राचीन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत आज विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है।
हमने प्रकृति से समन्वय के इसी विजन के आधार पर ग्लोबल मिशन लाइफ, LIFE, लाइफ, और उसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक लाइफ मिशन की शुरुआत भी की है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण दौर में दुनिया के देशों ने G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी भारत को सौंपी है। हम पर्यावरण को G20 के विशेष एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इन महत्वपूर्ण अभियानों में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप हमारे प्राचीन दर्शन के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्यों और कर्तव्यों से जन जन को जोड़ने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। इस समय देश, और जैसा आचार्य जी ने वर्णन किया, और आचार्य जी तो उसके लिए बड़े समर्पित हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़ा व्यापक अभियान हमें गांव-गांव पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, हमें इसे फिर से गांव-गांव में लेकर जाना है। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज के यज्ञों में एक आहुति इस संकल्प के लिए भी डाली जाए। ऐसा ही एक और वैश्विक आह्वान भारत में मिलेट्स, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार वगैरह जिससे हम परिचित हैं, और मिलेट्स को अभी हमने एक वैश्विक पहचान बनाने के लिए, और अब पूरे देश के हर मिलेट्स की एक पहचान बनाने के लिए अब उसके लिए एक नया नामकरण किया है। हमने कहा है मिलेट्स को श्री अन्न। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है, और हम तो जानते हैं, हम तो यज्ञ संस्कृति के लोग हैं, और हम यज्ञों में आहुति में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को देते हैं। हमारे यहां यज्ञों में जौ जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हम यज्ञ में वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए यज्ञ के साथ साथ सभी मोटे अनाज, श्री अन्न देशवासियों के जीवन और आहार को, उसे वो जीवन में ज्यादा से ज्यादा जोड़े, अपने नित्य आहार में वो हिस्सा बने। इसके लिए हमें नई पीढ़ी को भी जागरूक करना चाहिए, और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं।